डॉक्टर, क्या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सेफ है और क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में? अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर विकास चौहान, हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जन, एफयू इंडिया, कोलकाता से। बहुत सारे पेशेंट्स को डाउट होता है और क्वेश्चंस होते हैं कि सर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सेफ है या नहीं और क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली देखा गया है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है बहुत ही मिनिमल इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है। मिनिमल इन्वेसिव टेक्नोलॉजी मतलब कि हम स्किन के ज़्यादा डीप नहीं जाते, स्किन में 2 to 3 mm ही हम सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। बट कोई ना कोई सर्जरी, जो भी मेडिकल सर्जरीज होती है, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क या एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट है कि डॉक्टर का क्या रोल है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में। सेकेंड, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और सर्जरी के बाद क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके, और आपका क्या रोल है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है सर्जरी के बाद। तो पहला पॉइंट जो है कि डॉक्टर का क्या रोल होता है इसमें हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में। देखिए, डॉक्टर पहले आपको देखेगा और आपको देखने के बाद डिसाइड करेगा कि क्या आप फिट है या नहीं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। जैसे कि जब भी कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है तो ये सिक्योर होती है आपके और डॉक्टर के मिलने से। तो जब भी आप डॉक्टर के पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए, तो डॉक्टर पहले आपको एग्जामिन करता है। पहले आपको आपके मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछेगा, आपकी करंट कंडीशन के बारे में जानेगा। मेडिकल कंडीशन मीन्स आपको किसी प्रकार की कोई पहले बीमारी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई आप दवाइयां तो नहीं ले रहे हैं, किसी चीज से आपको एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, इनके बारे में आपकी करंट कंडीशन क्या है अभी, इसके बारे में जानेगा। उसके बाद फिर आपकी बॉडी को एग्जामिन एंड आपके स्कैल्प को एग्जामिन करेंगे। बॉडी में आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। आपके स्कैल्प को एग्जामिन करेंगे, मतलब आपके स्कैल्प में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि डर्मेटाइटिस, सिबेरेटिक डर्मेटाइटिस है ना, और फॉलिकुलाइटिस वगैरह, ऐसा कुछ स्कैल्प में आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद थर्ड आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है आपकी सर्जरी को लेकर। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या चेक करते हैं, आपको जनरल इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि बीपी तो नहीं है आपको, शुगर तो नहीं है आपको, HIV, हेपेटाइटिस है ना, हीमोग्लोबिन, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें आपको देखा जाता है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आपको बीपी है हेवी, अगर आपको बहुत ज्यादा बीपी है, तो उस टाइम पे हम सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं होता है। अगर आपको शुगर है, अगर हाई शुगर है, आपका शुगर का लेवल आपका ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम आपकी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपकी सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो आपको इन्फेक्शंस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन कंडीशन में आपका जो शुगर लेवल हो गया या जो बीपी लेवल है, ये नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का डॉक्टर ध्यान रखता है, उसके बाद ही आपकी सर्जरी के बारे में प्लान करता है कि आप फिट है या नहीं। सेकेंड आता है क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी के, है ना। तो सर्जरी के दौरान जैसे नॉर्मल कॉमन साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि पेन ड्यूरिंग सर्जरी, आपको प्रिकिंग फील हो सकता है। जिस टाइम पे हम आपको डोनर एरिया में आपको जब एनेस्थीसिया देते हैं तो उस टाइम पे आपको प्रिकिंग फील हो सकता है, थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा पेन नहीं होगा कि जिससे कि आपको दर्द हो, बट स्लाइट प्रिकिंग फील हो सकता है, वो कॉमन है। सेकेंड है, वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, किसी के है ना हार्ड होती है, तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी भी। सेकेंड होता है स्वेलिंग। एनेस्थीसिया, ड्यू टू एनेस्थीसिया की वजह से, जो एनेस्थीसिया लिक्विड होती है उसकी वजह से जब हम स्कैल्प में आपको देते रहते हैं तो उसमें थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है आपके स्किन में, और ये जो स्वेलिंग है एक से 2 दिन में बढ़ भी जाता है किसी किसी को। और स्वेलिंग से क्या आपको हैवीनेस फील हो सकता है सर के ऊपर, तो स्वेलिंग भी कॉमन है। स्वेलिंग के बाद होता है ब्लीडिंग। तो FUE टेक्नोलॉजी जो है, इससे जब हम सर्जरी करते हैं तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग ही होती है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। कई बार किसी पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, उसको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत, तो ये भी एक कॉमन है। बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का लॉस हो रहा है, तो इसमें आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। ये जो भी पेन, स्वेलिंग और जो ब्लीडिंग के जो साइड इफेक्ट्स है, ये कॉमन है, ये इसमें आपको इतना डरना नहीं है। उसके बाद पेशेंट लोगों को बहुत ज़्यादा डर होता है एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, क्या एनेस्थीसिया से क्या हमें क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ऑफकोर्स अगर वेरी रेयर पेशेंट में, लाखों या करोड़ों में से ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको एनेस्थीसिया की वजह से साइड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए हम
पहले से ही एनेस्थीसिया का टेस्ट जो डोज होता है वो चेक करते हैं पेशेंट को। हम एनेस्थीसिया का टेस्ट डोज पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि हम चेक कर लेते हैं कि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई एनेस्थीसिया की कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। और अगर आप पेशेंट को भी अगर पहले से पता है या पहले से कोई सर्जरी कराया है उन्होंने पहले से, जिसमें उन्होंने एनेस्थीसिया दिया गया है, और तो वो उसमें भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को किसी प्रकार का कोई एनेस्थीसिया का तो रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद कॉमन साइड इफेक्ट होता है जैसे कि पोस्चुरल हाइपरटेंशन जिसे कहा जाता है, जिसमें कि पेशेंट काफी लंबे समय तक जब बेड पे लेटा होता है, सर्जिकल बेड पे लेटा होता है, तो क्या होता है कि उसका जो बीपी है थोड़ा कुछ पार्ट्स में लो हो जाता है, क्योंकि जो मसल्स होती है बॉडी की उस एरिया में जो ब्लड जो पुल हो जाता है, पुलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या ब्लड फ्लो कम होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जब भी सर्जरी के बाद उठता है तो उससे क्या होता है ना, चक्कर आने लगता है, थोड़ा चक्कर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी पेशेंट को हम उठना होता है तो धीरे से उठाना है उसे, ठीक है, उसे बेड पे ही लेटे रहना है, बैठे रहना है थोड़ी देर तक, क्योंकि जो है माइंड में भी जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा चक्कर आ सकता है। और आपको अगर सर्जरी के दौरान या जब आप उठते हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर मुझे चक्कर आया, तो आप तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ी देर तक आप बैठ सकते हैं चेयर में, उसके बाद थोड़ा ग्लूकोज या पानी आपको पिलाया जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका ये जो चक्कर है वो थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल साइड इफेक्ट है। उसके बाद में सर्जरी के बाद में क्या, आफ्टर सर्जरी के बाद में क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो जनरली देखा गया है सर्जरी के बाद में पेशेंट कई बार पेन फील करता है। जो पेशेंट काफी सेंसिटिव होते हैं उनको 1-2 दिन तक स्लाइट पेन हो सकता है, ठीक है। जनरली ज्यादातर पेशेंट में देखा गया किसी को पेन होता नहीं है सर्जरी के दौरान, क्योंकि सर्जरी के बाद हम पेशेंट को पेन किलर जो प्रिस्क्राइब ऑलरेडी कर दी जाती है, जिसकी वजह से उनका पेन जो सबसाइड हो जाता है। बट किसी किसी पेशेंट को थोड़ा 1-2 दिन तक स्लाइट पेन हो सकता है, वो भी जब हम पेशेंट के लिए उसके लिए हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दी जाती है मेडिसिन, जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंड है स्वेलिंग। सर्जरी के बाद पेशेंट को 2 से 3 दिन के बाद स्वेलिंग हो जाती है। जब भी हम फ्रंटल एरिया में जब सर्जरी करते हैं तो एनेस्थीसिया देने की वजह से लिक्विड जो है आपके फोरहेड तक आ जाता है, आंखों तक आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो फेस है फूल जाता है, जिससे पेशेंट काफी घबरा जाते हैं। बट ये भी एक नॉर्मल साइड इफेक्ट है। तो अगर आप इसके लिए भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये नॉर्मल है, 2-3 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाती है। इस दौरान में आपको डॉक्टर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे पानी वगैरह आपको थोड़ा ज्यादा पीना होता है, जिससे कि आपको जो स्वेलिंग है थोड़ी कम हो जाए। थर्ड होता है ब्लीडिंग। जैसे कि ये ब्लीडिंग भी वेरी रेयर पेशेंट में कई बार किसी ब्लीडिंग, जैसे मैंने बताया आपको ब्लीडिंग टाइम जिसका ज्यादा होता है उसमें थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, तो उसके लिए भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे कि आपको जो ब्लीडिंग है थोड़ा कम रहे, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं सर्जरी के बाद भी। उसके बाद में कई बार पेशेंट को क्या होता है, इचिंग होता है, बहुत दिनों तक इचिंग होने लगता है, क्योंकि देखिए सर्जरी के बाद हम पेशेंट को हेड वॉश करने के लिए मना करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो हेड है उसके ऊपर ना क्लॉट्स जमे हुए रहते हैं और इचिंग वगैरह काफी होती है, ठीक है। तो इचिंग कॉमन साइड इफेक्ट है। उसके बाद कई बार पेशेंट को डोनर एरिया और ट्रांसप्लांटेड एरिया में सेंसेशन फील होता है, ये भी बहुत कॉमन है। किसी पेशेंट को 10 डेज रहता है, किसी को 15 डेज होता है, किसी को 1 से 2 महीने तक सेंसेशन, नमनेस सेंसेशन फील हो सकता है, तो ये भी कॉमन साइड इफेक्ट है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन, कई बार पेशेंट को क्या होता है सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो क्लॉट्स वगैरह उसके निकलने के बाद में क्या होता है कुछ दिनों बाद फॉलिकुलाइटिस हो जाता है कई पेशेंट को। हमने भी कई पेशेंट को देखा है, 1-2 पेशेंट को जिसमें फॉलिकुलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर के फॉलोअप में रहना जरूरी है। आप जब भी सर्जरी कराए उसके बाद हमेशा डॉक्टर के फॉलोअप में रहिए 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो आप उसे ट्रीट करवा सके अपने डॉक्टर से, राइट। तो फॉलोअप में डॉक्टर के फॉलोअप में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्या रोल है, थर्ड पॉइंट आता है कि सर्जरी के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को सेफ रख सके और कम से कम आपको साइड इफेक्ट हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट जब होने के बाद में आपको जो भी डॉक्टर फॉलोअप इंस्ट्रक्शन देता है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सर्जरी के बाद आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपको हीलिंग प्रोसेस में काम होता है और आपको किसी प्रकार का जिससे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो रखना है, आपको मेडिसिन प्रॉपर टाइम टू टाइम लेना है, जो आपको डॉक्टर बोलता है। आपको सलाइन का स्प्रे करना है आपके इम्प्लांटेड एरिया में, और
जब भी आप बाहर जाते हैं आपको पहले तो 3-4 दिन तक रेस्ट लीजिए आप, है ना। बाहर मत जाइए 3-4 दिन तक, ताकि कोई डस्ट और धूल एलर्जी वगैरह ना हो आपको, इन्फेक्शन। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट सर्जरी के बाद में भी बाहर घूमने की कोशिश करता है, जिससे कि क्या होता है आपको धूल डस्ट से एलर्जी हो जाती है और इन्फेक्शन कई बार पेशेंट को हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि आप सर्जरी के बाद 2-3 दिन तक रेस्ट लेने की कोशिश करिए, रेस्ट लीजिए, ठीक है। डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो अप करिए, जिससे कि आपको कम से कम साइड इफेक्ट हो, ठीक है। सो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल गई होगी। और भी इम्पोर्टेंट कि आपको क्लिनिक जो है, आपका जो डॉक्टर है उसे अच्छे से चूज़ करिए। आप जब भी क्लिनिक जाते हैं या आपको कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराना है, तो पहले आप अच्छे डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर को चूज़ कीजिए, ताकि आपको सही से सही सलाह मिले, आपकी सर्जरी भी सही हो और आपको किसी प्रकार की कोई रिएक्शन या एलर्जिक या किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो आई थिंक सो आप इस वीडियो में आपको सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और भी हम नए नए वीडियोस में आपको और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप हमारे वीडियो में क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए आपके सारे क्वेश्चंस के लिए हमेशा रेडी रहे और आपके क्वेश्चंस के लिए भी आपको वीडियो बनाए हम नए नए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बोलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बोलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।